हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12वीं फेल बुक के पार्ट 7 के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है अनुराग पाठक जी द्वारा। तो दोस्तों, मैं बसंती स्वागत करती हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 7 को। 39 2 महीने पहले दिए हुए यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में केवल अश्विन की यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। मनोज ने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुए जातीय दंगे के बारे में उसे कुछ नहीं था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी मनोज अच्छे नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने की जरूरत नहीं है। यही त्रास तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां है। तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो। मुझे घर जाकर कोचिंग के पैसों की व्यवस्था करनी चाहिए, मनोज ने श्रद्धा से कहा। उसे लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपी पीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए मनोज गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खाई ली है कि नौकरी ठीक से ना करेगो, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखलाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूं। राकेश के घर एक भैंस है, वो उधार दे रहो है। दूध बेच के खर्चा चलाए लूंगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। माँ ने आगे कहा, दीपक जयपुर जा रहो है, धागा फैक्ट्री में नौकरी करेगो, 1200 रुपए मिलेंगे। दीपक के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ देखकर मनोज को कष्ट हुआ। कैसे रहेगा यह लड़का अकेला जयपुर में? कितना दर्द है इस घर की किस्मत में। कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं वह कभी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन भाई के लिए कुछ कर भी पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की गांव में कोशिश की। कुछ जगह उधार भी मांगा पर कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिले। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर से कहीं से उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया जिनसे वो हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिलती थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका मन सहेलियों की बातों से उबने लगता। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती रहती, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाजों में उसके कान एक ही आवाज को सुनने के लिए तरसते रहते, पर वो आवाज वहाँ नहीं थी। बार बार वह अपनी बालकनी से नीचे सड़क को देख आती, पर उस सड़क पर उसे वह दिखाई नहीं देता जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है ग्वालियर? कहाँ है मनोज का घर? उसे नहीं पता। कोई फोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार ही चली जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई फोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती।
पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफिन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख भी जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया था कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए। पर पता नहीं मनोज ने उस पर कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी वही इस समय उसकी हो रही थी। लेकिन मनोज के इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई थी। उसका अकेलापन दूर हो गया था। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती। आंसू छलक गए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गई हो। मनोज ने उससे पूछा, क्या हुआ श्रद्धा? श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती रही। एकटक उसने अपनी गीली आंखों की चुगली को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थी और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने के लिए वो हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके कंट्रोल में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कुराहट ही रह गई। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है, इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां है, तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 40 आईएएस के तीसरे अटेम्प्ट के लिए जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। माँ द्वारा दिए पैसों से मनोज ने केवल इतिहास की कोचिंग मणिकांत सर के यहाँ शुरू कर दी। जनरल स्टडी की कोचिंग के पैसे मनोज के पास नहीं थे। आईएएस की प्रीलिम्स इस बार मनोज और श्रद्धा दोनों का क्लियर हो गई। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी। ये अश्विन नवनीत का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। पिछली मेंस में अश्विन और नवनीत सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिल रहा था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया। परीक्षा में सफलता का कोई भी फुलप्रूफ सिद्धांत अभी पांडे को नहीं मिला था। अपने प्यार के साथ मनोज आईएएस प्रीलिम्स में सफल हो गया था, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हो गया था। पिछली मेंस में असफल होने के बाद नवनीत एक बार फिर अपनी प्रीलिम्स निकलने के कारण उत्साहित था। सफलता से उत्साहित नवनीत की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग्य करने की होने लगी। नवनीत ने पांडे से कहा, पांडे, प्यार करने वाले का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और प्यार से दूर रहने वाले फेल हो गए, अब क्या कहोगे? पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत की थी, पर वो नहीं जानता था कि कमी कहाँ रह गई। मनोज की सफलता और अपनी असफलता से पांडे के मन में मनोज के लिए ईर्ष्या पैदा हो रही थी।
उसने अब मनोज को अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए कहा भी तो मनोज का केवल प्रीलिम्स निकला है, मुख्य परीक्षा बाकी है। प्यार में डूबे मनोज का रिजल्ट आने दो। प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा रोज शाम को मनोज के कमरे पर आ जाती और दोनों 3-4 घंटे साथ पढ़ाई करते। मनोज इस बार सबसे अलग रहकर केवल श्रद्धा के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह से शाम तक दोनों पढ़ाई करते। पढ़ने से समय बच जाता तो बातें करने लगते और बातों पूरी हो जाती तो पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने विशाल सिलेबस को किस तरह से तैयार करें। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या छोड़े। इतिहास, हिंदी में मनोज कोचिंग के नोट्स पढ़ता रहा। जनरल स्टडी में वो अव्यवस्थित ही बना रहा। पैसों के लिए मनोज अभी भी शाम रात को 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर रहा था। मनोज, श्रद्धा, अश्विन और नवनीत ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सामान्य अध्ययन के पेपर मनोज के अच्छे नहीं गए थे। इतिहास, हिंदी साहित्य में भी वो उतना टू दी पॉइंट नहीं लिख पाया था जितना परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं रहे। उसकी याद करने की अपनी सीमा थी। मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक कर्तव्य ही लिख पाया, शेष उसे याद ही नहीं आए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी उसे आधी अधूरी ही याद रहीं। मुख्य परीक्षा में पास होने लायक तैयारी मनोज नहीं कर पाया था। उसका परिणाम भी वैसा ही आया जैसी उसने तैयारी की थी। श्रद्धा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवनीत की तैयारी में भी कमी रह गई थी। वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अश्विन ने कमाल कर दिया। वो उत्तर प्रदेश पीएससी में अकाउंट ऑफिसर और इस आईएएस की परीक्षा में दिल्ली अंडमान सर्विस डानिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गया। पर उसे अभी प्रॉपर आईएएस बनना था, इसलिए अपनी अगले अटेम्प्ट की तैयारी जारी रखनी थी। अश्विन ने अपनी दोहरी सफलता के लिए बत्रा सिनेमा के पीछे अपने रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। नवनीत, पांडे, गुप्ता, मनोज का रूम पार्टनर सचिन मनोज और श्रद्धा को आमंत्रित किया। मनोज के नए रूम पार्टनर सचिन ने हालिया सफल हुए अश्विन से उसकी सफलता का राज पूछा। अश्विन भैया, आप बताएं कि आपकी तैयारी का क्या तरीका था। हमें भी सफलता के टिप्स बताएं प्लीज। ये जानना इतना आसान नहीं सचिन। गुरु ज्ञान लेने के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता के राज बताऊंगा। नहीं तो ऐसे तो कई लोग पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। सचिन को समझ नहीं आया कि अश्विन जैसा समझदार लड़का अचानक ऐसी कड़वी बात क्यों बोल रहा है। लेकिन सचिन ने अश्विन से हिम्मत करके पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने मरने का प्रश्न बन चुकी है। तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कजिन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजिन हैं तुम्हारे। नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अश्विन ने नई नई तैयारी करने आए सचिन की पढ़ाई की अगंभीरता पर कटु प्रहार कर दिया। सचिन को उम्मीद नहीं थी कि अश्विन उसे इस तरह व्यंग्य के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। पर सफल अश्विन को नौसिंस्थिया सचिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अश्विन की बात सुनकर सचिन चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा की असफलता के कारण ये चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। कई रातें उसने ये विचार करते हुए बिता दी थी कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं न कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में जरूर कोई बड़ी स्वामी रह गई थी। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अश्विन से पूछा, अश्विन बताओ ना, क्या तरीका रहा तुम्हारा पढ़ाई का। तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ होगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे। अश्विन ने मनोज को टालते हुए कहा।
शायद अश्विन अपनी पढ़ाई का राज खोलकर लोगों को लाभ पहुंचाने के मूड में नहीं था। पांडे चुपचाप बैठा ये चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अश्विन से कहा, अश्विन, मनोज जी के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए? वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवनीत से कहा, क्यों नवनीत, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मैथ्स में असफल होने का कारण केवल श्रद्धा को मान रहा था। श्रद्धा से प्यार के कारण ही उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा पांडे मान रहा था। अश्विन अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अश्विन ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अश्विन की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं मिलेंगी और पूछेंगी कि मनोज जी आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी के इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता, कभी पांडे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पांडे की बात सुनकर गुप्ता भड़क गया करो। तुम तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए तो दी। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखा थे। तुमने कौन से तीर मार लिए? मनोज ने कम से कम मैथ्स परीक्षा। पांडे ने गुप्ता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूँ। उन्हें तो वैसे भी भले की बात कहाँ समझ आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए हॉट का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी एक अटेम्प्ट और है मनोज के पास पांडे। गुप्ता ने पांडे से कहा। गुष्ठा की बात सुनकर पांडे व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए सामने रखा मंचूरियन स्वाने लगा। इसके पहले भी मनोज के कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग्य बाण झेले थे। लाइब्रेरी में भी उसे अपमानित किया गया था। अपमानों और बेपसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसने झेला था। पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठींगरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। मनोज और श्रद्धा सर झुकाए साथ चले जा रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, इसीलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो। अब ये दुनिया तुम्हारे साथ मेरा भी मजाक उड़ा रही है। पांडे के कड़वे व्यंग्य से आहत मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो मनोज उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज थरथराने लगी और वह सामान्य से तेज हो गई। उसने अपने कंपपाते हुए हाथों से पार्क की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार? अधूरी बात ही कह पाई श्रद्धा मनोज से। श्रद्धा शायद अपने मन की कोई बात उसे समझाना चाह रही थी, पर वो बात उलझी हुई थी कहीं। मनोज शायद श्रद्धा के मन की दशा नहीं समझ पा रहा था।
अपने प्यार को समझाने की उसकी तमाम मौन कोशिशें अब तक असफल रही थी। श्रद्धा भी शायद मनोज से दोस्ती और प्यार के बीच कब से झूल रही थी। मनोज तक पहुंचने की कोई साफ सीधी डगर श्रद्धा अभी नहीं ढूंढ पाई थी। उसने सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूँ मैं? क्या प्यार कर रहा हूँ? फिर कुछ देर रुककर वो तेज आवाज में श्रद्धा से फिर पूछता है, कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है श्रद्धा कुछ भी। मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से। मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे फिर मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे। मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 10 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे नाम के साथ सर उठाए खड़ा हूँ। उसने श्रद्धा के प्यार को श्रद्धा के सामने अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी। वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नजरें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नजरें पार्क में घुमाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने 2 लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से फिर कहना शुरू किया, पांडे कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? क्या प्यार कमजोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूं। कितनी छोटी सी तो इच्छा थी तुम्हारी कि तुम मुझे आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हो। बस तुम एक नजर मुझे देख लो, इतने से ही मैं ये दुनिया उलट पुलट कर दूं। ये नौकरी, सिलेक्शन, ये आईपीएस क्या चीज है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसी डूबने से वह बच पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। मनोज के मन की दशा को श्रद्धा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं शायद उसकी खुद की बात कह रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब तो सोचती रहती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था तब वह मनोज के लिए परेशान हो गई थी। आज मनोज की बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक मनोज बेंच पर उसी स्थिति में बैठा रहा और वह उसी स्थिति में खड़ी रही। 1-2 मिनट बाद उसने मनोज से कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ साथ चलने लगा, चुपचाप। श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ था नहीं, वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन में से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। अपने हॉस्टल के नजदीक पहुंचने पर श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हें अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल के लगने की आवाज आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज। श्रद्धा ने मनोज के प्यार
और उसकी क्षमताओं को एकसार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल को मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई थी। श्रद्धा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज। बैडमिंटन खेल रही जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से जोर से कहा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वो तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क की ओर जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से यह एक वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे को इसी लालसा से देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। लेकिन आज वह दिन आ गया था। लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वो दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अश्विन के कमरे पर नहीं जा रहा है बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की सारी असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ते रहने के बाद वो अश्विन के कमरे पर पहुंच गया। अश्विन ने रात को 10 बजे मनोज को हाफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अश्विन से कहा, अश्विन मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है, मुझे IPS बनना है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। कुछ देर पहले अश्विन की पार्टी से मनोज अपमानित होकर चला गया था। अश्विन समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अश्विन ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मनोज ने तपाक से कहा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है अश्विन, एक एक पल मेरे लिए कीमती है। अश्विन ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, लो मनोज, पढ़ाई के लिए तुम्हारी ललक देखते हुए ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज को अश्विन का ये अचानक गिफ्ट देना समझ नहीं आया। उसने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अश्विन, लेकिन मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अश्विन द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अश्विन ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय ये वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। मनोज अश्विन के समझाने के इस अनोखे तरीके को देखकर मुस्कुरा दिया। अश्विन ने कहा, मनोज, 22 मई को IAS प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। प्रीलिम्स तो मेरा पिछली बार भी क्लियर हो गया था। मनोज ने कहा, प्रीलिम्स को हल्के में कभी मत लेना। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर होने बाद भी सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स लटक गई थी तुम्हारी। इसलिए तुम्हें प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करनी है कि परीक्षा देकर आने पर प्रीलिम्स में चयन को लेकर कोई डाउट न रहे। कुछ देर रुककर अश्विन ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से ही कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अश्विन की दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। प्रीलिम्स में जनरल स्टडी का पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अश्विन ने जनरल स्टडी के बारे में मनोज को बताया। मनोज, जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार करो। मनोज अश्विन की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। अश्विन ने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर अश्विन ने कहा, मनोज, मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे।
मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अश्विन को अभी शायद पढ़ाई के कुछ और टिप्स देने थे। उसने मनोज से पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? मनोज ने ध्यान करते हुए कहा, 10 घंटे। अश्विन ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने नहीं थे। अश्विन ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम स्वानावा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो तो ये स्टॉप वॉच रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता रहता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अश्विन के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अश्विन एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्जाम में नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। जनरल स्टडी के पेपर के लिए श्रद्धा ने करंट अफेयर, खेल, विदेशी डेलीगेशन, पुरस्कार, नई खोजें, दुर्घटनाएं, सरकारी योजनाएं, आर्थिक मुद्दे, राज्य व्यवस्था की गतिविधियां आदि पर पूरे साल के लिए महीने वार प्रतियोगिता दर्पण से मनोज के लिए खुद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तैयार किए, जैसे कि वो आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की पेपर सेटर हो। शुरू में मनोज के स्टॉप वॉच से 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाते थे। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दी। वह सब्जी लेने जाता या नहाता या कोई दोस्त आ जाता तो वो स्टॉप वॉच बंद कर लेता। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। श्रद्धा ने अपने रूम पर एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपए श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। सामान्य अध्ययन में अधिकतर प्रश्न करंट अफेयर से आए। कई प्रश्न तो श्रद्धा द्वारा बनाए गए पेपर से ही आ गए। इतिहास का पेपर भी मनोज का बहुत अच्छा गया। अब यह क्लियर था कि मनोज का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। 42। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार आईएएस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस की परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ राव ने कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिखकर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट 2। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा था। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे।
लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद करके कई बार लिखकर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और वापस कमरे पर आ गया। मनोज ने श्रद्धा से कहा, 1 महीने में 500 पेज यानी रोज लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं श्रद्धा। तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा लिए यही रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज 20 पेज लिखेंगे। पहले याद करेंगे, फिर लिखकर और टेस्ट देंगे, और ये क्रम परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लें। श्रद्धा ने मनोज से कहा। मनोज ने कहा, सही कह रही तो तुम। इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा। परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट्स के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। शाम को 6 बजे श्रद्धा उसके कमरे पर आकर सामान्य अध्ययन के नोट्स को दोनों रात को 10 बजे तक लिख कर याद करते। पर मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। साइंस टेक, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमी, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों में वह कमजोर था। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सिन्हा सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही ये कोचिंग खोली है। अभी कोचिंग में कुछ स्टूडेंट ही है, इसलिए वो सब स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिन्हा को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वाले से सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की जरूरत थी, पर वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की, यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ ये अन्याय होगा। विनय सर की बात सुनकर दोनों को निराशा हुई, पर मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं और बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहला वेतन मिलेगा मैं सबसे पहले आपकी फीस चुकाऊंगा सर। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। उन्हें मनोज की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने अपनी टेबल के ड्रावर में से 8,000 रुपए निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माप नहीं हो सकती, इसलिए ये पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपए दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्जाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट जरूर लेते। 2.5 महीने तक मनोज की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रही। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते
और गलती निकलने पर मनोज फिर से सुधार कर लिखने का अभ्यास करता। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अश्विन के कमरे पर उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और सचिन डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अश्विन के बर्थडे में आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेतरतीब थे, पर पास बैठी हुई श्रद्धा उसके अनगर डांस पर मोहित हुए जा रही थी। नवनीत और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टी बाजों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गईं। मनोज धम से जमीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट्स की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अश्विन, गुप्ता, नवनीत और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। सचिन ने ये प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसलिए वो केवल दर्शक बना रहा। सचिन सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अश्विन, नवनीत, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, गुप्ता का नहीं हुआ। ये दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अश्विन ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा, उठो से गुप्ता। सचिन ने घबराकर पानी का झिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। निराश गुप्ता को समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता की वेदना की गहराई को समझते हुए अश्विन ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से दूसरे भी लोग आशंकित हो गए। अश्विन ने आवाज लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अश्विन को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज्यादा था, इसलिए अश्विन केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में भी नहीं था। अश्विन के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। सचिन ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता जी निराश मत होइए। 4 अटेमे की व्यवस्था केवल आईएएस की परीक्षा में है। स्टेट पीएससी की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल है अभी आपके पास, घबराइए नहीं। नवनीत ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया कि यदि वह जल्दी बाहर न आया तो दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो मान गया। उसने दरवाजा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 आईपीएस के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया था। उसने वे तमगे और स्टार बात रूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देता हुआ बोला, साला चलो टंटा खत्म हुआ। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में आईपीएस बनने क्या क्या लाभ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं तो अब एमपी में डीएसपी बनूंगा। गुप्ता ने अपने कैरियर का ट्रैक चेंज कर लिया। उसकी गाड़ी मीटर गेज से उतरकर नैरो गेज पर दौड़ने लगी। मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके आईपीएस के स्टार और बिल्ले निकालकर अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने आईएएस का ये प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगुने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश नहीं रहा। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25-30 पेज तक पहुंच गया। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी।
वो सब भूल गया था, घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सब। केवल याद करना, लिखना बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ 3-3 घंटे के टेस्ट पेपर देना शुरू किए। 3 घंटे श्रद्धा भी क्लास में बैठी रहती थी। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल पेपर सॉल्व करता। उसे ध्यान भी नहीं रहता कि श्रद्धा या कोई और पास में बैठा है। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में लिखना क्या है। भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाए, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता। मनोज ने 1 महीने 25-30 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपरों से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। तैंताल्स आईएएस की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा है। सचिन सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया है। मनोज के साथ उसके कमरे पर अश्विन, नवनीत और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे हैं। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अश्विन के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छांटकर बाहर कर दिया था और वो आगे की दौड़ के झंझट से मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। पर मनोज, पांडे, नवनीत और अश्विन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुप्ता ने लोगों की घबराहट के इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका ये अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अश्विन ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे हैं। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, ये अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं। तभी सचिन हांफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गई थी। सचिन ने सस्पेंस न रखते हुए कहा, मनोज भैया और अश्विन जी का मुख्य परीक्षा में हो गया, पांडे जी और नवनीत जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीखकर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवनीत का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवनीत अश्विन और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुष्ठा को पांडे और नवनीत के रूप में 2 नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवनीत को असफल और दुखी देखकर मनोज को दुख हुआ। उसने उन दोनों से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवनीत भी अपनी असफलता के दुख में वही कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। 2 सफल लोग प्रसन्न थे और 2 असफल लोग रो रहे थे। 2 तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढाढ़स बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अश्विन से पूछा, अश्विन, तुम तो कहते थे कि आईएएस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अश्विन ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूँगा, चलो चुपचाप। अश्विन इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। उसने तो मनोज से अलग होकर केवल पढ़ाई की थी, जबकि मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था। फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीनों में मनोज ने किस तरह और कैसी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था,
इसलिए वो मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था। आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अश्विन? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अश्विन से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अश्विन ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तुम मानोगे भी नहीं। गुष्ठा ने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। गुप्ता ने नाजुक मौके पर कठोर बात कह दी थी। दुखी पांडे क्रोध से भर गया, गुप्ता मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है ये, इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गड्डू मड हो रहे थे। अशांत और व्यथित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती है ये बातें। बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे के दिमाग में पता नहीं क्या प्लान चल रहा था। वह आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसकी चाल अब तेज हो गई थी। 44 मनोज की ही बिल्डिंग में उसके ठीक बगल के कमरे में अरुण रहता था। उम्र तथा परीक्षा देने की संख्या के अनुसार अरुण मनोज से सीनियर था। उसके आईएएस के चारों अटेम्प्ट समाप्त हो गए थे। अरुण रोज शाम को पूजा करता था और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मनोज की दोस्ती अरुण से हो गई थी, यहाँ तक कि किचन भी उन लोगों ने साझा कर ली थी। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज अरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर अरुण ने कहा, मनोज जी अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वही हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊं, इसलिए यहाँ डला हूँ। प्रीलिम्स, मैन, इंटरव्यू ये सब मायाजाल है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है ये। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है? सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों साल चलता है यही सिलसिला, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल पर पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। ये अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज अपनी अनिश्चितता भूल गया और उत्साहित होकर श्रद्धा से कहा, लो अब क्या कहोगी तुम? तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी है मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा। तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे। उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सिलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊंगी।
श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा, श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक दिन शाम को श्रद्धा का फोन मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी की दुकान पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फोन करके ये बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से ये फोन आया है तब से पापा दुखी है। किसने किया होगा फोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता? श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से फोन सुनकर जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि किसने श्रद्धा के घर फोन किया होगा। 5 दिन बाद मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी की दुकान पर फिर से श्रद्धा का फोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज मेरा उत्तरांचल पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्रद्धा से कहा, वाह श्रद्धा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं। श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा में भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने रुआंसे स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वो फोन आया है मेरे पापा दुखी रहने लगे हैं। उन्हें लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज कहता है, क्या किसी से प्यार न करके ही ये भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। तो दोस्तों, ये था 12वीं फेल का 7वां पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।